After chapter 6, now we are going to start chapter number 7, Control and Coordination. In previous class, you have learned about various movements, various life processes which are very essential for the maintenance of life. In this chapter, we will study about control and coordination. Movements of plants and animals are not always connected with growth. इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स में ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो ग्रोथ के साथ रिलेटेड हों. जैसे कि अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, buffaloes chewing the cud, and various activities we are doing in our life cycle. These are not movements caused by growth. अगर हम थोड़ा और सोचें इस बारे में तो हमें ये पता लगेगा कि all these movements are just a response to the environment and is carefully controlled. Living organism must use systems providing control and coordination. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हम लोग, we have specialized tissues for providing control and coordination activities. हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. तो एक साथ काम करना, किसी फंक्शन को अंजाम देना, दिस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन. Proper control and coordination is necessary to carry out essential functions of the life. In this chapter, the control and coordination, first of all, we will study control and coordination in animals. Two types of controlling systems are there in animals. They are nervous system and endocrine system. Now, animal nervous system consists of specialized nerve cells. आप सबको पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करने वाली जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ नर्व सेल. These nerve cells are also known as neurons. A typical neuron consists of cell body, axon and dendrites. ये इसके पार्ट्स हैं न्यूरॉन के. Cell body contains nucleus. Dendrites detects the information from the environment, and this information is then picked up by the dendritic tips and sets of the electrical impulse which travels from dendrite to the cell body and then to the axon. न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट हैं जिसमें सबसे पहले आता है सेल बॉडी, देन एक्सन, फिर डेंड्राइट्स. जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस होता है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वेरियस ऑर्गन से और यहीं पे होते हैं रिसेप्टर्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स विच कैरीज द इंफॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स ने कलेक्ट की होती है वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रैवल करती है. कहाँ से? डेंड्राइट से लेकर पूरी सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से होकर ये एक्सन में जाती है और नर्व एंडिंग्स के थ्रू फिर एक गैप को क्रॉस करके सेकेंड नर्व सेल्स में पहुंच जाती है. इसी तरीके से ये चेन पूरी इन्फॉर्मेशन ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं और इसी तरह से वापस मैसेज ब्रेन से ऑर्गन्स की तरफ लेकर आते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. 9th क्लास में भी आपने ये डायग्राम किया है, लेकिन 10th में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे. आपको जैसे ये डेंड्राइट्स वाला पोर्शन जो नज़र आ रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर होती है. रिसेप्टर्स आर देयर विच कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू सेल बॉडी से पास होती हुई एक्सन के थ्रू, जहाँ पे श्वेनन सेल्स हैं और
एक प्रोटेक्टिव शीथ है जो इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाती है, दैट इज़ नोन एज माइलिन शीथ विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो गैप हैं इस शीथ में दे आर नोन एज नोड ऑफ रेनवियर्स। इसी तरह से इंफॉर्मेशन पास होती हुई एक्सन टर्मिनल्स तक जाती है, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सिक्रीट कर देती है एक केमिकल के रूप में जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप क्रॉस करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स द्वारा कैच कर ली जाती है एज इन्फॉर्मेशन, और फिर से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू सेल में ट्रांसफ़र होती है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी द डायग्राम केयरफुली। All information from our environment is detected by specialized tips of some nerve cells. इन्हीं को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स यूजुअली कहाँ पे होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में, जैसे हमारे इनर ईयर, नोज़, आईज, टंग, और सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन हमारी स्किन, जो हमारी बॉडी में एवरीवेयर है। ये इन्फॉर्मेशन जो डेंड्राइट टिप में नर्व सेल के गैदर होती है, एक केमिकल रिएक्शन सेटअप करती है उसके बीच में, जो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रैवल करती है डेंड्राइट से सेल बॉडी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अलॉन्ग द एक्सन टू इट्स एंड। एंड में क्या होता है? एक्सन के ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज़ करती है सम केमिकल्स, और ये केमिकल्स एक गैप को क्रॉस करते हैं। ये गैप किसके बीच में होता है? टू नर्व सेल्स के बीच में, और इस गैप को हम साइनेप्स के नाम से भी जानते हैं। एंड इट स्टार्ट सिविल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट इस इंफॉर्मेशन को फिर से कैरी कर लेता है। दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ द नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी, तो आप इस प्रोसेस को डिटेल में लिखेंगे। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या? पहले तो आप ये डायग्राम देखिए, किस तरह से एक्सन में जो नर्व एंडिंग्स हैं वो किसी मसल्स के साथ रिलेट हो रही हैं और अपना मैसेज वहाँ पे छोड़ रही हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक नर्व और मसल टिश्यू के बीच के पार्ट को कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ केमिकल साइनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर. It allows the motor neuron to transmit a signal to the muscle fiber, causing muscle contraction. Muscle requires intervention to function and even just to maintain muscle tone. मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, ये कहाँ से अपना मैसेज कैरी कर रही है? एक नर्व से कैरी कर रही है। और जहाँ पर ये मीट करते हैं, जो गैप बनाते हैं नर्व और मसल्स के बीच में, जो गैप बनता है, जो नर्व सेल यानी मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो गैप बनता है, दैट जंक्शन इज़ नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिंपल है। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है? सिग्नल ट्रांसमिट करना है मसल फाइबर को, और मसल फाइबर इन रिस्पॉन्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। दे कैरीज द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट से, मेनली सेंस ऑर्गन से। तो कितने टाइप के रिसेप्टर्स हैं हम देखेंगे। कीमो रिसेप्टर्स आर देयर, जो केमिकल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। मैकेनिकल फोर्सेस को डिटेक्ट करने वाले होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। इसी तरह से फोनो रिसेप्टर्स हैं, जो लाइट को, विजन को डिटेक्ट करते हैं। मोर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स आर बैरो रिसेप्टर्स, प्रेशर को, प्रोपियो रिसेप्टर्स, हाइग्रो रिसेप्टर्स एंड ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मोटिक टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए इन रिसेप्टर्स की हेल्प ली जाती है। सेंसरी रिसेप्टर्स में परफॉर्म करते हैं काउंटलेस फंक्शंस। हमें पता है हमारी बॉडीज़ में विजन, हियरिंग, टेस्ट, टचिंग, जो भी चीज़ें हैं, इन सबको अगर हम कलेक्टिवली देखा जाए तो हम इन फोनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स को, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी रिसेप्टर्स को हम सेंसरी रिसेप्टर्स का नाम दे सकते हैं। दे हैव काउंटलेस फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपली
अ सडन रिस्पॉन्स टू सम एनवायरमेंट स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम बिना सोचे समझे एनवायरमेंट में किसी चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं अचानक से, तो हम ऐसे एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक सडन रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस को। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, यू नो वेरी वेल, कि अगर हमारे हाथ में कुछ गर्म किसी चीज़ को हम छू लेते हैं, मान लो फ्लेम को छू लिया, किसी हॉट प्रेस को छू लिया, हमने किसी भी गर्म चीज़ को छू लिया, तो हम एकदम से अपना हाथ जो है वो पीछे ले लेते हैं। वी सडन टेक ऑफ आवर हैंड्स फ्रॉम द फ्लेम विदाउट थिंकिंग, तो दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। आप डायग्राम के थ्रू में देख सकते हैं कि किस तरह से गर्म जब चीज़ को हम छूते हैं तो ये मैसेज हमारे रिसेप्टर्स फटाफट नर्व्स के थ्रू दे देते हैं, और फिर ये मैसेज जो है हमारा ये कैरी करते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स। तो इससे पहले कि ब्रेन तक ये मैसेज जाए, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जाकर हमें ये ब्रेन को एज ए इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कुछ गर्म है वहाँ पे। तो हमारी जो यहाँ पे सेल बॉडी एफरेंट न्यूरॉन है, ये क्या करती है सेल बॉडी, ये स्पाइनल कॉर्ड उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड कर देती है और हम अपना हाथ एकदम से पीछे को ले जाते हैं। दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो हमारे माउथ से सलाइवा सिक्रीट होता है, ऑल दीज फंक्शंस आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस। इसके बाद हम रिफ्लेक्स आर्क की बात करेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन साइनेप्स इन द स्पाइनल कॉर्ड बिफोर इट पासिस टू द ब्रेन, इससे पहले कि वो ब्रेन में पास हो जाए, जो सेंसरी न्यूरॉन साइनेप्स गैप बनता है सेंसरी न्यूरॉन का और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, इस साइनेप्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये एक पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। दिस पाथवे इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे आप देखोगे स्टिमुलस रिसेप्टर है, यहाँ पे हमने देखा उसको, देन सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, उसको कैरी करेंगे, और स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क क्या कहेगी उसको, हमने उसे पकड़ लिया है, रिस्पॉन्स है कि हम उसको पीना है हमने, तो वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमारा एकदम से जो पाथवे वो कैरी करेगा। मोटर न्यूरॉन बदले में, जो सेंसरी न्यूरॉन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बदले में मोटर न्यूरॉन जो उसको रिस्पॉन्स देने के लिए मैसेज वापस लाएगा, और विद द इफेक्टर न्यूरॉन्स हम वो रिस्पॉन्स उसको पकड़ के उसको ड्रिंक कर रहे हैं। तो दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ये एक पाथवे है किसी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जो डिसीजन मेकिंग चीज़ है, कॉन्शियस है, माइंड है, वो हमारा ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन, जो रिफ्लेक्स सेक्शन में ब्रेन का अगर आपको रोल एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन, तो ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्स सेक्शन में ब्रेन जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और बच्चे कन्फ्यूज़ भी होते हैं इसमें। आपने रिफ्लेक्स सेक्शन में ये ज़रूर चीज़ मेंशन करनी है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक इंफॉर्मेशन बॉक्स का काम करता है। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, इकट्ठी होती है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स का काम करता है, लेकिन उसको जहाँ तक मैसेज आना है स्पाइनल कॉर्ड ने ही रिस्पॉन्स उसको दे देना है। दैट इज़ वाई सडन एक्शन होता है इसमें, जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट द ब्रेन बॉक्स एक्ट एज ए इंफॉर्मेशन बॉक्स, और सेंटर उसे पता होता है कि क्या हो रहा है। This is known as reflex action and the pathway is defined as reflex arc. Now in vertebrates, we all are vertebrates. हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है ये क्लासीफाई होता है वेरियस सिस्टम्स में, जिनमें से मेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसके पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड्स हैं हमारी, जो जिनमें स्पाइनल नर्व्स काम करती हैं और क्रेनियल का नर्व्स काम करती हैं। अब ये क्रेनियल नर्व्स कहाँ होती हैं, ये हमारे ब्रेन में होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की हेल्प से जो सिस्टम काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, यानी अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करेगा, तो दैट इज़ नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आपस में काम करेंगी तो दीज आर नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Now the main part of our nervous system is brain. So it is very very important
इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ब्रेन को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो इसका है दैट इज़ फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का जो हमें हेल्प करता है सुनने में, देखने में, स्मेल करने में। इट ऑल्सो कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, मूवमेंट ऑफ लेग मसल्स। सेंटर ऑफ हंगर इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। जब हमें भूख लगती है तो इस चीज़ को हमें कौन रियलाइज़ करवाता है, कहाँ हमें फीलिंग होती है तब हमें भूख लगती है, तो वो पार्ट जो है वो कहाँ पर लोकेट है? वो फोर ब्रेन के ही एक पार्ट में, एक सेपरेट हिस्से में लोकेटेड है। तो अगर आपको ये आता है कि वेयर इज़ द सेंटर ऑफ हंगर, तो सो सेंटर ऑफ हंगर इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। नाउ सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, यू नो वेरी वेल। अब इस सेरिब्रम को हम सेरिब्रल पार्ट भी बोलते हैं। तो दिस cerebrum or cerebral part, it also consists of 4 lobes. They are known as parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe and frontal lobe. एक डायग्राम से आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा अच्छे से। Now this is a diagram showing various lobes of cerebrum. cerebrum किसका पार्ट है बेटा? फोर ब्रेन का। और फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है वो आगे 4 लोब्स में डिवाइडेड है, जिनको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं ब्रेन के? ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है, इसलिए इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इसने जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस, हार्ट के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड है, एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारे इनर प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टमक की मसल्स की कंट्रैक्शन है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दे आर नोन एज इनवॉलेंट्री एक्शंस। और इन सब इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। इसके साथ ही थर्ड पार्ट है ब्रेन का, दैट इज हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में क्या चीज़ आती है? पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिब्लम। ये क्या कंट्रोल करता है? सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर एंड vomiting. Cerebellum also controls certain important functions such as riding a bicycle and picking up a pencil. Cerebellum हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है। तो विच पार्ट आवर बॉडी मेंटेन्स द बैलेंस एंड पोस्चर? तो आपका आंसर होगा cerebellum. This is the diagram of human brain. Cerebrum, corpus callosum, ventricles, thalamus, midbrain, cerebrum, brainstem, medulla, pons, pituitary gland, hypothalamus. ये आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए अच्छे से और लेबल करना भी अच्छे से आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी पार्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं उनके आपको फंक्शंस भी पता होनी चाहिए। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड इन अ बोनी केस। हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है इट इज़ अ वेरी वेरी डेलिकेट पार्ट, तो इसको कवर करने के लिए जो बोनी केस है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम के अंदर भी इसकी सेफ्टी के लिए एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? जो क्रेनियम है एक हेलमेट का काम करता है और इसके बीच में जो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो लिक्विड हमें जो इंटरनल ब्रेन पार्ट है उसको जर्क्स और शॉक से बचाता है। इन केस कि अगर हम क्रेनियम में कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो उस इंजरी से एक तो क्रेनियम हमें बचाएगा, दूसरा उस शॉक से, उस जर्क से वो फ्लूइड हमारे ब्रेन को बचाता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी। एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जितनी भी वर्टिब्रीज हैं, ठीक है,
वो किसको बचाती हैं? अ वेरी डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है, उनके पास तो नर्वस सिस्टम है नहीं, ना ही कोई मसल्स हैं, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड करती हैं स्टिमुलस पे। तो अब कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है उन, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से लेंगे कि व्हेन वी टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट क्या है? मिमोसा पुडिका। जब हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव फोल्ड अप हो जाती हैं, तो उसके पास तो नर्वस सिस्टम है नहीं, मसल्स नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे होता है? ये सोचने वाली बात है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स हमेशा टू टाइप्स की मूवमेंट शो करेंगे, एक तो उनसे ग्रोथ से रिलेटेड होगी और एक जो होगी ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होगी। कैसे, ये हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। जब भी हम उस प्लांट को छूते हैं, मिमोसा पुडिका को, इट्स लीव्स फोल्ड अप, इसकी लीव्स जो है वो फोल्ड अप हो जाती हैं, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होती उसमें। थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज ड्यू टू ग्रोथ। लेकिन जब हम किसी सीडलिंग की मूवमेंट नोट करें, है ना, किसी भी प्लांट के छोटे पौधे की मूवमेंट अगर हम नोट करें तो वो ग्रोथ से रिलेटेड है। कैसे? वो जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे उसकी मूवमेंट होगी। प्लांट्स कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। इसका मतलब जो सिस्टम उनको हेल्प कर रहा है मूवमेंट करने में, दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। और इन हॉर्मोन्स का नाम है ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब इनके फंक्शंस हैं। ऑक्सिन्स जो हार्मोन होते हैं प्लांट में, वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। दे प्रमोट द रूट ग्रोथ, ओके, उनकी हाइट इंक्रीज करते हैं प्लांट्स की। साइटोकिनिन क्या करते हैं? साइटोकिनिन से प्रमोट शूट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और जितनी भी सेल डिविजन्स होंगी ग्रोथ में, क्योंकि ग्रोथ कब होगी? जब सेल डिविजन्स होंगी, तो इनको भी कौन प्रमोट करता है? साइटोकिनिन। जिबरलिन क्या करते हैं? फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं प्लांट्स में और हेल्प करते हैं स्टेम की ग्रोथ में। दे ऑल्सो इनिशिएट सीड जर्मिनेशन। तो एब्सिसिक एसिड को हम इनहिबिटरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा इनहिबिटरी हार्मोन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, इट रिटार्ड्स द ग्रोथ। फिर विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, खराब हो जाती हैं जो लीव्स। प्रमोट्स डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ठीक है, ये ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। नाउ इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है, इट इज़ अ गैसियस हार्मोन। इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। जितने भी फल हम खाते हैं तो उनके पकने का जो कारण है, कौन उसको हेल्प करता है फ्रूट्स को राइप होने में, तो उसका आंसर है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन की वजह से जो फ्रूट्स हैं दे राइपन, एंड इट इज़ अ गैसियस हार्मोन। इससे हमें क्या पता चला कि मूवमेंट इन प्लांट्स टू टाइप्स की हैं। एक तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, इसका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है, जिनको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, या फिर उन्हें नास्टिक मूवमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम सेम हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। और सेकेंड टाइप की जो मूवमेंट होती है प्लांट्स में, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है, जिसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी बोलते हैं या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी बोलते हैं। जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं, द मूवमेंट्स विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड, दे आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स। इसका एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट है, जिसमें थिग्मोनास्टिक यानी जब हम टच करते हैं उसको तो वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता, वो फोल्ड होने के बाद फिर सेम अपनी एज इट इज़ पोजीशन पे आ जाता है। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, कि हमने उसे कहाँ छुआ, उसी डायरेक्शन में नहीं होता। हम मिमोसा पुडिका और टच मी नॉट प्लांट, इसको आप कहीं भी टच करोगे तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कहाँ टच किया है स्टिमुलस के ऊपर। इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ये लीव्स को फोल्ड करता है और वापस एज इट इज़ पोजीशन में आ जाता है। तो इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, इट इज़
नॉन डायरेक्शनल इट इज नास्टिक मूवमेंट. नाउ ग्रोथ रिलेटेड टू मूवमेंट्स इन प्लांट्स. अब जो ग्रोथ के साथ रिलेट करती हैं मूवमेंट्स, जिनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं, तो उनमें अगर हम बात करें तो देर आर सो मैनी मूवमेंट्स विच आर रिलेटेड विद द ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लेंगे फोटोट्रॉफिक मूवमेंट. इसका नाम ही इंडिकेट करता है लाइट डिपेंडेंट. यहाँ आप सनफ्लावर का एग्जाम्पल ले सकते हो. बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा, जहाँ जहाँ लाइट जाती है उधर उधर उसकी डायरेक्शन जाती है फ्लावर की, सनफ्लावर की. इसी तरह से जियोट्रॉपिक मूवमेंट. अब जियोट्रॉपिक वर्ड है ग्रेविटी से रिलेटेड. तो अगर तो ग्रोथ रूट्स की हो रही है नीचे ग्रेविटी की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. और अगर यही ग्रोथ स्टेम में हो रही है, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. इसी तरह से कीमोट्रॉपिक मूवमेंट यानी टुवर्ड्स द केमिकल. तो जब पॉलिनेशन होती है तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो अपना वहाँ से स्टिग्मा से केमिकल रिलीज होता है जो अपने आप पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देता है ओव्यूल की तरफ. तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. इसी तरह से वाटर की तरफ अगर रूट्स इन सर्च ऑफ वाटर अपनी मूवमेंट शो करती हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. और जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट. तो इसके अलावा हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे. सबसे पहले जियोट्रॉपिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, टुवर्ड्स द ग्रेविटी पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. तो रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड शूट ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी. फोटोट्रॉपिज्म भी मैंने आपको बता दिया कि टुवर्ड्स द लाइट होगा, अगर लाइट की तरफ होगा तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे और अगेंस्ट द लाइट होगा तो नेगेटिव. जैसे स्टेम्स जो हैं वो लाइट की तरफ बेंड होती हैं, रूट्स जो हैं वो लाइट से अवे जाती हैं. तो रूट्स क्या शो करेंगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और स्टेम क्या शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. इसके बाद है हाइड्रोट्रॉपिज्म. अब हाइड्रो वर्ड से वाटर है, तो जब मूवमेंट होगी प्लांट पार्ट्स की इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर, तो इसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे. ये पॉजिटिव कब होगा, जब रूट्स वाटर की तरफ जाएंगी, और नेगेटिव कब होगा, जब उस वाटर से अगेंस्ट जाएंगी. तो अगेन रूट मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. नाउ कीमोट्रॉपिज्म, मैंने जैसे आपको बताया कि द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म. अगर केमिकल के अगेंस्ट होगी तो नेगेटिव है, और केमिकल के टुवर्ड्स होगी तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म. नाउ थिग्मोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच. ठीक है, जैसे अगर हमने जिस डायरेक्शन में टच किया है वहाँ अगर वो कोई मूवमेंट शो करता है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव थिग्मोट. और अगर जहाँ हमने टच किया उसके अपोजिट साइड में वो शो कर रहा है, तो दिस इज नोन एज नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म. तो जैसे टेंड्रिल्स की मूवमेंट होती है स्पोर्ट के बिल्कुल पास ही होती है टेंड्रिल्स, तो ये शो करेंगी पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स. ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हार्मोन सिक्रीट करते रहते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में. अब जो ग्लैंड्स हैं वो केमिकल मैसेंजर्स तो हैं, बट दे आर ऑफ टू टाइप्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे हमारे सैलिवरी ग्लैंड है, दे हैव डक्ट्स, उनके डक्ट्स होते हैं, और जो सिक्रीशंस होती हैं उनकी वो सरफेस एपिथेलियल सरफेस पे होती है सिक्रीशन उनकी. ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में नहीं होती. लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दे डज नॉट हैव डक्ट्स टू कैरी द सिक्रीशन, डक्टलेस होते हैं, विदाउट डक्ट्स होते हैं, और हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करते हैं दे इन ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली दे आर सिक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम. Now these are the endocrine glands, hypothalamus, pituitary and pineal gland. ये ब्रेन के ग्लैंड्स हैं. थायराइड आपके नेक पोर्शन में, इसी के बिल्कुल नीचे बेसल पार्ट पे पैराथायराइड. देन थाइमस ग्लैंड, ये चेस्ट पे आपकी. एड्रिनल ग्लैंड, दीज आर प्रेजेंट ऑन द किडनीज अपर साइड. देन पेनक्रियाज, देन गोनैड्स, गोनैड्स ग्लैंड्स में आपके आएंगे ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स. नो द फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हेयर.
इस टेबल में देखिए आप, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वी नो। और थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, दे प्रोड्यूसेस एड्रेनालाइन एंड इट इज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ फेयर, फाइट और फ्लाइट। जब भी हमें घबराहट होती है, डर लगता है, कोई सरप्राइज मिलता है या किसी स्ट्रेंज या सडन सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से, जो हमें इस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालता है। अगर हम ये क्वेश्चन पुट अप करें आपसे, विच ग्लैंड इज नोन एज एमरजेंसी ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो उसका आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज, इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। तो इंसुलिन और ग्लूकोजन देखो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन उसको लेवल करता है, ठीक है, प्रॉपर, जितना हमारे ब्लड शुगर हमें चाहिए उतना। और अगर शुगर का लेवल लो हो जाता है ब्लड में, तो उसको प्रॉपर करने के लिए ग्लूकोजन सिक्रीट होता है। तो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताया गया है पैनक्रियाज के थ्रू। नेक्स्ट गोनैड्स में हमारे टेस्टिस और ओवरीज आ जाएंगे। टेस्टिस मेल केस में दे प्रोड्यूस मेल हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करता है ये, जैसे बॉयज़ में बियर्ड, दाढ़ी का आना, मॉस्टेचेस। एंड ओवरीज सेम produces estrogen in females, they are needed for female sexual development. Pituitary gland, it secretes growth hormone, our growth is regulated by this hormone. अगर हम बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है इसका, तो एक डिजीज़ होती है जियांटिज्म, जिसमें हाइट बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर कम सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, जिसमें हाइट जो बहुत छोटी रह जाती है। ये था हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स